डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है बेटा। बेटा ब्लड ग्रुपिंग जो है ये बहुत सारे टाइप्स की होती है। हमारे पास बेटा ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है, हमारे पास बेटा RH ब्लड ग्रुपिंग होती है, हमारे पास बेटा MN ब्लड ग्रुपिंग होती है, लेविस एंड डफी ब्लड ग्रुपिंग होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे टाइप्स की ब्लड ग्रुपिंग होती है, लेकिन हम मेनली पढ़ेंगे यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप एंड RH ब्लड ग्रुप। ठीक है बेटा। तो हम देखेंगे बेटा ABO ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है। बेटा ब्लड ग्रुप बेसिकली डिटरमाइन करता है एक चीज दैट इज एंटीजन। ठीक है, ये एंटीजन बेटा आरबीसी के ऊपर होता है और यही डिटरमाइन करेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं बेटा हमारे पास 4 आरबीसीज है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये वाला जो आरबीसी है इसके ऊपर एंटीजन ए है बेटा। हम देखेंगे अभी ये एंटीजन ए क्या होता है। तो इस वाले ब्लड ग्रुप को हम ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे बेटा। सपोज यहां पे दूसरे टाइप का एंटीजन है एंड इट इज बी एंटीजन एंड दिस ब्लड ग्रुप इज नोन एज बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहां पे बेटा यहां पे ए एंटीजन बी प्रेजेंट है और बी एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो तब जाके हम ब्लड ग्रुप को बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है बेटा, ओ ब्लड ग्रुप जो है यहां पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होता और बी एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होता, तो दिस ब्लड ग्रुप इज नोन एज ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब हम देखेंगे ये ए एंटीजन का मतलब क्या है। देखिए बेटा, एंटीजन यू नो इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब हुआ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है और बेटा इसमें प्रोटीन का पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा ए एंटीजन जो है इसमें 2 चीजें होती हैं बेटा। इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे उसमें बेटा H सबस्टेंस मिलेगा। ठीक है बेटा, उसमें क्या मिलेगा, H सबस्टेंस मिलेगा और बेटा उसमें मिलेगा N एस्टाइल गैलेक्टोज अमाइन। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए H सबस्टेंस में 2 चीजें होती हैं बेटा। इसमें ओलिगोसैकेराइड होता है और बेटा फ्यूकोज होता है। ठीक है, लाइक यहां पे मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इसमें बेटा फ्यूकोज ओलिगोसैकेराइड है, लाइक दिस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड के साथ बेटा अटैच है मेरा फ्यूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस ओलिगोसैकेराइड अलोंग विथ फ्यूकोज इज नोन एज H सबस्टेंस। ठीक है, ये जो H सबस्टेंस है बेटा इसके साथ अटैच हो जाएगा N एस्टाइल गैलेक्टोज अमाइन और जो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा इस स्ट्रक्चर को हम ए एंटीजन बोलते हैं। सो बेटा एंटीजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ए एंटीजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ H substance and N acyl galactosamine। ठीक है, H substance is what? It is beta oligosaccharide along with fucose। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड along with fucose is H substance और इसके साथ बेटा अटैच हुआ N एस्टाइल गैलेक्टोजामाइन, तो इस स्ट्रक्चर को बेटा हम ए एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, और वो वाले आरबीसीज जिसके ऊपर ए एंटीजन होगा उन आरबीसीज वाले बंधु को हम बोलेंगे बेटा ए ब्लड ग्रुप टाइप वाले लोग। ठीक है, सिमिलरली बेटा अगर बी एंटीजन प्रेजेंट हुआ तो बी एंटीजन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा। बी एंटीजन में H सबस्टेंस होता है, H सबस्टेंस यू नो ओलिगोसैकेराइड एंड फ्यूकोज। ठीक है, और बेटा गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, लाइक ये ओलिगोसैकेराइड है बेटा, ओलिगोसैकेराइड के साथ फ्यूकोज अटैच है, ओलिगोसैकेराइड अलोंग विथ फ्यूकोज इज नोन एज H सबस्टेंस। इसके साथ बेटा यहां पे अटैच होगा गैलेक्टोज। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज B antigen and the RBCs which possess B antigen, those persons are designated as
बी ब्लड ग्रुप टाइप। ठीक है बेटा, अब ए बी वाले जो होते हैं बेटा, उनके पास ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। अब हमें स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं बेटा, इनके ऊपर एक ओलिगोसैकेराइड होता है और इसके साथ बेटा फ्यूकोज अटैच होता है, मतलब H सब्सटेंस होता है, ना ए एंटीजन होता है ना बी एंटीजन होता है। अलबत्ता H सब्सटेंस इज प्रेजेंट, H सब्सटेंस इज present. So beta A antigen is present to A blood group, B antigen is present to B blood group, AB antigen is present to AB blood group, H substance is present O blood group. लेकिन इसमें A antigen present नहीं होगा, B antigen present नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब बेटा हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इन ब्लड ग्रुप्स के अंदर एंटीबॉडीज क्या होती है। ठीक है बेटा, देखिए हमें पता है एंटीजन के अगेंस्ट एक प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन को बेटा हम एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है और उस सेल को ब्रेक कर देती है। ठीक है, लाइक सपोज हम ऐसा मान लें, ये एक आरबीसी है बेटा, इसके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, लेट अस अज्यूम इट इज ए एंटीजन। ठीक है, आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर बेटा ए एंटीजन है। ठीक है, सपोज इस बंदे के ब्लड में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, लाइक दिस ए एंटीबॉडी। ये ए एंटीबॉडी ए एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी, जब रिएक्ट करेगी उसकी वजह से बेटा आरबीसी ब्रेक हो जाएगा, एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और लिसिस ऑफ आरबीसी इज नोन एज हीमोलिसिस। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। Antibody is a protein which is formed against a specific antigen। ठीक है बेटा, अब बेटा अगर सपोज एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास ए एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर इसके पास ए एंटीबॉडी हो इसके ब्लड में, वो एंटीबॉडी इसी एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी और अपने आरबीसी को ब्रेक करेगी, सो ए एंटीबॉडी शुड नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन यहां पे अपोजिट बी एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि बी एंटीजन इसके पास अवेलेबल नहीं है, वो बी एंटीजन के साथ यहां पे रिएक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होती है। सिमिलरली बेटा अगर ब्लड ग्रुप बी प्रेजेंट है तो एंटीजन मतलब बी होगा। ठीक है, अगर इसके पास बी एंटीबॉडी होती, वो अपने एंटीजन के साथ रिएक्ट करती और अपने आरबीसी को ब्रेक कर देती, हीमोलाइज कर देती। ठीक है, लेकिन इसके पास बी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, इसके पास ए एंटीबॉडी है। ठीक है, सिमिलरली अगर एंटीजन एंड ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब इसके पास ए एंटीजन भी है और बेटा बी एंटीजन भी है। अगर ए एंटीबॉडी होगी वो यहां पे रिएक्ट करेगी, आरबीसी को ब्रेक करेगी, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो यहां पे रिएक्ट करेगी, आरबीसी को ब्रेक करेगी, सो इसके पास ना तो ए एंटीबॉडी है ना बी एंटीबॉडी है। सिमिलरली बेटा अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करोगे, ओ ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ए एंटीबॉडी होगी। ठीक है, बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो बी एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन था लेकिन एंटीबॉडी बी थी, ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन था लेकिन एंटीबॉडी ए थी, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए भी था और एंटीजन बी भी था लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं थी। ब्लड ग्रुप ओ में देखो बेटा एंटीजन ए नहीं है, एंटीजन बी नहीं है, इसीलिए दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है और बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। ठीक है, इस यहां से हमें एक बात समझ आ रही है कि जो ब्लड ग्रुप होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, मतलब ए ब्लड ग्रुप है, ए एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, ब्लड ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज एब्सेंट। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी इज एब्सेंट। ठीक है बेटा, दूसरी बात अपोजिट दूसरे ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, मतलब ए है तो ए एंटीबॉडी नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी इज एब्सेंट, लेकिन अपोजिट वाले ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, मतलब बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, दूसरे ब्लड ग्रुप की बेटा एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। ठीक है, दीज टू स्टेटमेंट्स आर नोन कलेक्टिवली एज
लैंडस्टीनर्स लॉ। ठीक है बेटा, लैंडस्टीनर्स लॉ हमें यही बोलता है कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, लेकिन दूसरे ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, लेकिन ए एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ए बी ब्लड ग्रुप है तो कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ओ ब्लड ग्रुप है तो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। ये बेटा स्टेटमेंट है लैंडस्टीनर्स लॉ की। ठीक है, तो हमें यहां से ये बात समझ आ रही है कि ब्लड ग्रुपिंग इज बेसिकली बेस्ड अपॉन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी। इफ ए एंटीजन इज प्रेजेंट ब्लड ग्रुप ए बोलेंगे, बी एंटीजन इज प्रेजेंट ब्लड ग्रुप बी बोलेंगे, ए बी दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी बोलेंगे, अगर ए बी नहीं है बी भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ बोलेंगे बेटा। लेकिन याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप ओ पे एच सब्सटेंस बेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी जेनेटिक्स की। थोड़ी सी बेटा जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग के रिलेट। देखिए बेटा, जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, इसके लिए ह्यूमंस के पास बेटा 3 एलील्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एलील्स आर जीन्स आर प्रेजेंट। एक आई ए होता है बेटा, एक आई बी होता है बेटा, एक आई ओ होता है। ठीक है, एक दो जीन्स में आप याद रखिएगा, जीन्स बेसिकली या डोमिनेंट हो सकते हैं बेटा या रिसेसिव होंगे। मैं आपको समझाता हूं डोमिनेंट का मतलब, रिसेसिव का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है एक ऐसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करे। ठीक है, दोनों कंडीशंस में, चाहे सिंगली प्रेजेंट है या होमोजाइगस कंडीशन। लेट मी एक्सप्लेन इट। सपोज एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसमें एक एलील है आई ए, ये पापा फादर की बॉडी से आया है। दूसरा एलील है बेटा आई ओ, ये मदर की बॉडी से आया है। ठीक है, सिमिलरली बेटा हम एक बात करते हैं यहां, एक टाइप है ऐसा, पापा से आई ए आया है, मम्मा से भी बेटा आई ए आया हो। ठीक है, सिमिलरली बेटा पापा से आई ओ आया है, मम्मा से जो जीन बच्चों में आया दैट इज आई ओ, क्योंकि पियर्स में बेटा जीन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। ठीक है, अब देखिए डोमिनेंट का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट जीन एक ऐसा जीन होता है जो दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस करे। मतलब यहां पे सिंगल प्रेजेंट है, एक जगह पे ए है एक जगह पे ओ है, इसको हेटेरोजाइगस बोलेंगे। दोनों जगहों पे प्रेजेंट नहीं है, दिस इज नोन एज हेटेरोजाइगस। यहां पे दोनों जगहों पे प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज होमोजाइगस। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर ब्लड ग्रुप देखेंगे आप तो ब्लड ग्रुप बंदों का ए होगा। यहां पे भी अगर देखेंगे ब्लड ग्रुप ए है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे ये वाला एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, लेकिन ये वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। यहां पे ये भी एक्सप्रेस कर रहा है और ये भी एक्सप्रेस कर रहा है। डोमिनेंट का मतलब हुआ जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करे और जो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करे। द जीन व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन बोथ कंडीशंस, इट एक्सप्रेसेस इन होमोजाइगस as well as heterozygous, that gene is known as बेटा dominant gene। Similarly बेटा recessive होता है which can express itself only in homozygous condition। यहां पे दोनों जीन्स सेम है बेटा, तो homozygous condition मान लेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए आई ब्लड ग्रुप अगर इस बंदे का देखोगे तो ब्लड ग्रुप बेटा ओ है, तो ओ ब्लड ग्रुप तभी आएगा जब कंडीशन होमोजाइगस होगी। और लेकिन यहां पे भी ओ प्रेजेंट था, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप नहीं है क्योंकि यहां पे कंडीशन हेटेरोजाइगस है। सो द जीन व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन इज नोन एज रिसेसिव, एंड द जीन व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ in both conditions, in homozygous as well as in heterozygous condition is known as dominant। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पे जो A वाला एलील होता है और बेटा जो B वाले एलील होते हैं, दे आर डोमिनेंट ओवर O।
ये बात आप याद रखिएगा। डोमिनेंट का मतलब क्या है, अगर एक जगह पे ए प्रेजेंट है और ओ भी प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप ए होगा क्योंकि ए इज डोमिनेंट। अगर बेटा एक जगह पे ए प्रेजेंट बी प्रेजेंट है और ओ भी प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप बेटा बी होगा क्योंकि बी इज डोमिनेंट ओवर ओ। ठीक है। अब बेटा अगर ए बी एक जगह पे एक एलील ए है, दूसरा एलील बी है, सिंस दे बोथ आर इक्वली डोमिनेंट, ठीक है, दोनों एक्सप्रेस करेंगे और ब्लड ग्रुप ए बी होगा। इसको कोडोमिनेंस बोलते हैं। दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट इज नोन एज कोडोमिनेंस। ठीक है बेटा। सिमिलरली आप बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप कैसे बन सकता है, ओ ब्लड ग्रुप एक ही कंडीशन में बनेगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, एक एलील भी ओ है, दूसरा एलील भी ओ है। ठीक है बेटा। अब इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई जेनेटिक्स के रिलेटेड। डोमिनेंट याद रखिएगा जो एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस में भी, और रिसेसिव याद रखिएगा विच एक्सप्रेसेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, सपोज एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसका जीनोटाइप IA है, तो मुझे बोलिए ए डोमिनेंट है कि ओ डोमिनेंट है? ए इज डोमिनेंट, ब्लड ग्रुप ए होगा कि ओ होगा? ब्लड ग्रुप बेटा ए होगा। ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर एक इंडिविजुअल है, इसके दोनों एलील्स पे ए प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ए होगा। बेटा अगर हम यहां पे देखें, अगर एक इंडिविजुअल है उसमें बेटा IBIO है, मुझे बोलिए बी डोमिनेंट है कि ओ डोमिनेंट है? बी इज डोमिनेंट, ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? बी होगा। सिमिलरली देखिए बेटा यहाँ पे IB भी ब्लड ग्रुप बी बनाएगा। सिमिलरली अगर बेटा आप यहां पे देखें IA और IB, सिंस दे शो कोडोमिनेंस, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ब्लड ग्रुप बेटा AB होगा। ठीक है। अब देखिए बेटा अगर IO हुआ तो ब्लड ग्रुप बेटा O होगा। IOIA होता ब्लड ग्रुप A होता, IOIB होता ब्लड ग्रुप B होता। एक ही पॉसिबिलिटी है IOIO, मतलब दोनों एलील्स जो हैं दैट शुड बी प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, तब जाके ब्लड ग्रुप O बनेगा। ठीक है। इसका मतलब ये दो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए ब्लड ग्रुप। ठीक है। ये दो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बी ब्लड ग्रुप। ये दो जीन्स अपने आप को, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, और ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। जो बेटा जीन्स की जो एक्सप्रेशन होती है, दिस इज नोन एज फिनोटाइप। जो कैरेक्टर हमें नजर आता है दैट इज फिनोटाइप, और जो जीन्स होते हैं बेटा दिस इज जीनोटाइप। तो जीनोटाइप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इनटू फिनोटाइप्स। फिनोटाइप हुआ जो हमें एक्सप्रेस होके दिखेगा, हमें एक इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप ए है, अब हमें ए ब्लड ग्रुप नजर आएगा, हमें ये और ये नॉर्मली पता नहीं चलेगा जब तक हम जेनेटिक्स उसकी स्टडी ना करें। ठीक है। कैरियोटाइपिंग करना पड़ेगी। सिमिलरली हमें बी ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस हो रहा है, इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस, जीनोटाइप कैन बी दिस और दिस। समझ आ रही है बात? सो ए बी ब्लड ग्रुप में अगर आप देखेंगे कितने फिनोटाइप से, एक है, दो, 3 and 4 phenotypes are possible, that is A, B, AB and O। लेकिन जीनोटाइप्स की बात करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 जीनोटाइप्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन फिनोटाइप्स 4 होते हैं AB ब्लड ग्रुप में। बेटा इतनी बात समझ आ गई? शाबाश। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज बेटा हम ऐसा बोलेंगे कि एक बंदा है, एक पापा है, इसका ब्लड ग्रुप बेटा ए है, मम्मा है एक बच्चे की, इसका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है। तो जो यहां पे बच्चे हैं इनके कौन कौन से पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं? ठीक है। अब देखिए पापा या तो ए होने का मतलब या तो IAIO होगा, या IA हो सकता है, ये भी ब्लड ग्रुप ए है, ये भी ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है। मम्मा अगर मम्मा का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब मम्मा ऐसे होगी IOIO। ठीक है। अब देखिए इनका क्रॉस होगा,
ये पापा का ए ले लो आप, ये वाला ब्लड ग्रुप, मम्मा का एक ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। ठीक है बेटा, यहां से गैमेट्स बनेंगे, यहां से बनेगा गैमेट आई ए टाइप वाला गैमेट, दूसरा गैमेट भी बनेगा आई ए टाइप वाला, यहां से बेटा गैमेट बनेंगे आई ओ टाइप एंड आई ओ टाइप, क्योंकि गैमेट्स आर हैप्लॉइड, एक ही जीन प्रेजेंट होगा, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये वाला बेटा इसके साथ क्रॉस करेगा, बनेगा आई ए आई ओ, आई ए आई ओ। ठीक है, ये वाला बेटा इसके साथ क्रॉस कर सकता है, ये स्पर्म इस ओवम के साथ फ्यूज हो सकता है, बनेगा आई ए आई ओ। ये वाला बेटा इसके साथ क्रॉस कर सकता है, बनेगा आई ए आई ओ। ये वाला बेटा इसके साथ क्रॉस कर सकता है, बनेगा आई ए आई ओ। तो अगर आप देखेंगे यहां पे ब्लड ग्रुप ए है, यहां पे भी ब्लड ग्रुप ए है, यहां पे भी ब्लड ग्रुप ए है, यहां पे भी ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पापा का ब्लड ग्रुप ए था तो बच्चे हमेशा ए होंगे, प्रोवाइडेड मदर इज ओ। लेकिन हमने जीनोटाइप स्पेसिफिकली आई ए लिया था। अब ए का मतलब ये भी तो हो सकता है मेरे बच्चे कि पापा का जीनोटाइप आई ए आई ओ हो, ऐसा भी तो हो सकता है, इट कैन बी आई ए आई ओ। ठीक है, मम्मा का जीनोटाइप सपोज इट इज आई ओ, यहां से बेटा दो एलील्स बनेंगे, दो गैमेट्स बनेंगे, आई ए वाला और आई ओ वाला, यहां से बेटा गैमेट बनेगा आई ओ एंड आई ओ। ठीक है, ये बेटा इसके साथ क्रॉस करेगा, बनेगा आई ए आई ओ। ठीक है, ये बेटा इसके साथ क्रॉस करेगा, बनेगा अगेन आई ए आई ओ। तो बेटा ये क्रॉस करेगा इसके साथ, बनेगा आई ओ। तो बेटा ये इसके साथ क्रॉस करेगा, बनेगा आई ओ। तो बेटा इन दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, इन दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम ब्लड ग्रुप्स हमें यहां पे अचीव हो रहे हैं कि यहां पे, तो मैक्सिमम ब्लड ग्रुप्स हमें यहां पे अचीव हो रहे हैं। तो बच्चे ए भी हो सकते हैं और ओ भी हो सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि इफ पेरेंट इज ए and if papa is A, mama is O, children can have the blood group A or O. दोनों ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं, क्योंकि हमें जीनोटाइप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। जब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात आ जाए तो ये वाला जीनोटाइप, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एलील्स हैं, तो ये वाला जीनोटाइप लेना बेटर होता है। ठीक है, जिसमें ज्यादा चांसेस है ज्यादा ब्लड ग्रुप्स प्रोड्यूस करने की। ठीक है बेटा, सिमिलरली आपसे बेटा ऐसे अगर हम बोले सपोज पापा का बेटा ब्लड ग्रुप हम मान के चलते हैं बेटा ए बी एंड मम्मा का ब्लड ग्रुप मान के चलते हैं बेटा हम ए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बोलनी है कि बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, ए बी पापा ऐसा होगा आई ए आई बी, मम्मा ऐसी हो सकती है आई ए आई ओ, ब्लड ग्रुप ए होगा, तब भी आई ए ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, अब देखिए जब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमें लेनी होगी तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट एलील्स हैं, ए भी है और ओ भी है, यहाँ पे खाली ए है तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। पापा इज आई ए आई बी, मम्मा इज आई ए आई ओ। ठीक है, यहां से बेटा दो एलील्स बनेंगे, दो टाइप्स के एलील्स बनेंगे, दो टाइप्स के स्पर्म्स बनेंगे, आई ए आई बी वाला स्पर्म, यहां पे बेटा बनेगा आई ए वाला ओवम और आई ओ वाला ओवम। ये बेटा इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, बनेगा ए ब्लड ग्रुप ए, ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा ए ओ ब्लड ग्रुप ए अगेन, ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा ब्लड ग्रुप ए बी, ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा ब्लड ग्रुप बी। इसका मतलब ये हुआ अगर पापा का ब्लड ग्रुप ए बी है, मम्मा का ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं जेनेटिक्स की। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप आपको दिया होगा तो बच्चों के पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे, यहां से आप इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब हम अगेन चलते हैं अपने ब्लड ग्रुप्स।
पे वापस जहां पे हम थे। तो बेटा हमने बोला था ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके अंदर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन होगा। एंटीबॉडी इसकी ब्लड में कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी बी, दैट इज एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है। सिमिलरली बेटा ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। ब्लड ग्रुप ए बी होगा बेटा, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है और एंटीबॉडी कोई नहीं है। ब्लड ग्रुप बेटा ओ होगा, कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी इज प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हम देखते हैं डोनेट करना और रिसीव करना ये क्या होता है, ट्रांसफ्यूज करना बेसिकली हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये वाला जो ब्लड ग्रुप ए है ये किस इंडिविजुअल से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, ठीक है। देखिए बेटा, ए ब्लड ग्रुप वाले को मैं ए का ब्लड दे सकता हूं क्योंकि इसके ऊपर ए एंटीजन होगा और इसके ब्लड में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो ए वाला ब्लड ग्रुप दे सकता हूं। अब इस वाले बंदे को मैं बी ब्लड ग्रुप दे सकता हूं कि नहीं वो देखेंगे। देखिए भाई, जब मैं बी ब्लड ग्रुप दूंगा इसके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी। बी ब्लड ग्रुप के ऊपर कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन। बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी और ब्लड सेल्स का लिसिस हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल नहीं होगा, तो बी ब्लड ग्रुप हम नहीं दे सकते हैं। तो देखते हैं बेटा, ए बी दे सकोगे आप। देखिए भाई, ए बी भी आप नहीं दे सकते क्योंकि ए बी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है और इस ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीबॉडी है, वो उस एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी और ब्रेक कर देगी आरबीसीज को, हीमोलाइज कर देगी, तो हम ए बी ब्लड ग्रुप बी नहीं दे पाएंगे। अब देखते हैं बेटा, ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हो क्या। ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, तो यहां पे आराम से आप ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हो क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी यहां पे हो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी, तो हम ओ ब्लड ग्रुप आराम से दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ। अब अगर यहां पे देखेंगे आप, बी ब्लड ग्रुप की बात करो बेटा, अब देखिए क्या आप ए ब्लड ग्रुप इसमें दे सकते हैं। ए का मतलब ए एंटीजन का मतलब इस वाले ब्लड में ए एंटीबॉडी होगी, अगर ए एंटीबॉडी ए एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी, आरबीसीज ब्रेक हो जाएंगे, तो बेटा हम ए ब्लड ग्रुप नहीं दे पाएंगे। तो बेटा बी ब्लड ग्रुप दे पाओगे आप, हाँ जी, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होगा, लेकिन यहां पे बी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो हम आराम से बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। बेटा ए बी की बात करते हैं। देखिए भाई, ए बी में ए एंटीजन प्रेजेंट है, यहां पे हमारे पास ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ये इस एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी, जब एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो आरबीसी ब्रेक हो जाएगा, जब आरबीसी ब्रेक हो जाएगा तो ये भी हम सक्सेसफुली नहीं दे पाएंगे। हाँ, बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ये आराम से हम यहां पे दे सकते हैं विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन की कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली एंटीजन कोई भी ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। अब देखते हैं बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। देखिए बेटा, क्या आप ए दे पाओगे। हाँ जी, ए में ए एंटीजन होता है, क्या यहाँ पे ए एंटीबॉडी है, नहीं है। जब ए एंटीबॉडी नहीं है तो आप ए ब्लड ग्रुप दे सकते हो, रिएक्शन का खतरा नहीं है। क्या बी ब्लड ग्रुप दे सकते हो बेटा आप, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है, क्या यहाँ पे बी एंटीबॉडी है, नहीं है, तो आप आराम से बी ब्लड ग्रुप दे सकते हो। बेटा ए बी दे सकते हो, हाँ जी आराम से दे सकते हैं, ना ए एंटीबॉडी है ना बी एंटीबॉडी है। क्या आप ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हो, हाँ ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम आराम से ए बी वाले बंदे को ए बी एंड ओ वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। अब बेटा बात करेंगे ओ वाले की, ठीक है। क्या आप ए ब्लड ग्रुप दे सकते हो। देखिए भाई, ए का मतलब ए एंटीजन, ए एंटीजन के अगेंस्ट ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जब ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो इस एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी, आरबीसी ब्रेक हो जाएंगे, तो आप ए एंटीजन नहीं दे सकते। क्या आप बेटा बी ब्लड ग्रुप दे सकते हो।
बी का मतलब बी एंटीजन, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट। तो बेटा हम देखेंगे कि ओ ब्लड ग्रुप में आप ए बी ब्लड ग्रुप दे सकते हो। देखो भाई, ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, आरबीसी ब्रेक हो जाएंगे तो आप ए बी भी नहीं दे सकते। क्या आप ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हो? हाँ, ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि ओ के पास ए एंटीजन भी नहीं है तो रिएक्शन का खतरा नहीं, बी एंटीजन भी नहीं है तो रिएक्शन का खतरा नहीं है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस चीज पे नजर रखेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप देखिए, ये ए से भी रिसीव कर रहा है, बी से भी रिसीव कर रहा है, ए बी से भी रिसीव कर रहा है और ओ से भी रिसीव कर रहा है। इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल अदर ब्लड ग्रुप्स, सो ए बी इज रिगार्डेड एज यूनिवर्सल डोनर, universal recipient, since it can receive blood from all other blood groups। ठीक है बेटा, अब देखिए डोनेट का मसला क्या है। डोनेट का मसला हम यहीं से सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, ओ ब्लड ग्रुप ए को डोनेट कर सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप ए को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑफ रिसीव डोनेट। ठीक है बेटा, ओ ब्लड ग्रुप आप बी को भी दे सकते हो और बी को आप बी भी दे सकते हो, ओ ए बी को भी दे सकते हो, ओ आप ओ को भी दे सकते हो। ओ कैन डोनेट टू ए, ओ कैन डोनेट टू बी, ओ कैन डोनेट टू ए बी, ओ कैन डोनेट टू ओ एज वेल, सो ओ इज रिगार्डेड एज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो बेटा अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सपोज एक इंडिविजुअल का रोड के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में बेटा ब्लड लॉस हो गया, अब आपको उसके बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। ठीक है, लेकिन इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज करना है, इमरजेंसी में पेशेंट है तो आपके पास टाइम नहीं है ब्लड ग्रुपिंग करने का। ठीक है, तो आप कौन सा ब्लड ग्रुप दोगे? व्हाट डू यू थिंक? ओ, यस यू आर राइट। तो हम बेटा ब्लड ग्रुप ओ देंगे। क्यों देंगे ओ? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप हम ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, ओ को भी दे सकते हैं। ओ इज यूनिवर्सल डोनर, इट कैन बी डोनेटेड टू एनीवन विदाउट डूइंग द ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट्स एंड ऑल दैट। हम इसमें ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं खतरे के बगैर। ठीक है, तो बेटा ये बात आप क्लियर करिएगा अपने दिमाग में। ठीक है बेटा, तो बेटा जो ये ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट और उनका नाम था बेटा लैंडस्टीनर। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा इसके अलावा एक और टाइप की ब्लड ग्रुपिंग हमारे पास होती है, दैट इज RH ब्लड ग्रुपिंग। ये बात आप समझिएगा, RH ब्लड ग्रुपिंग। बेटा जो RH ब्लड ग्रुपिंग है, जो ये RH है, इट स्टैंड्स फॉर रहीसस। ठीक है, ये मंकी की एक स्पीशीज है, उसमें से ये डिस्कवर किया गया था और डिस्कवर करने वाले दो साइंटिस्ट्स थे, लैंडस्टीनर एंड वीनर। ठीक है, इन्होंने बेटा डिस्कवर किया था RH ब्लड ग्रुप। बेसिकली मंकी से डिस्कवर हुआ था, बाद में देखा गया कि RH ब्लड ग्रुप जो है ये बेसिकली RH एंटीजन की बेस पे होता है, मतलब RBC है, इसके ऊपर RH एंटीजन होगा तो हम ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव बोल देते हैं, RH पॉजिटिव। अगर एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो बोल देंगे RH नेगेटिव। ठीक है, अगेन RH एंटीजन। ठीक है बेटा, अब देखिए अराउंड 85% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इट इज RH पॉजिटिव। ठीक है, ये एंटीजन 85% ऑफ ह्यूमन में मिलता है बेटा। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बोला अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है RBC के ऊपर तो हम ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव RH पॉजिटिव बोलेंगे, अगर एब्सेंट है तो RH नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब यहां पे अगेन आ जाते हैं, अगर ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब इसके ऊपर A एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी है। अगर ब्लड ग्रुप B A नेगेटिव होगा, इसका मतलब इसके ऊपर A एंटीजन है लेकिन RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है।
सिमिलरली बेटा अगर ब्लड ग्रुप बी है, ये बी पॉजिटिव है, इसका मतलब बी एंटीजन भी है आरबीसी के ऊपर और आरएच एंटीजन भी है। अगर बी नेगेटिव है, बी एंटीजन तो है लेकिन आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ए बी होगा, अगर पॉजिटिव है ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी है लेकिन आरएच भी प्रेजेंट है। अगर नेगेटिव होगा आरएच एंटीजन एब्सेंट है। ओ पॉजिटिव है तो इसका मतलब आरएच एंटीजन प्रेजेंट है इसके ऊपर, ओ नेगेटिव है तो आरएच एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आरएच का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जब ब्लड ग्रुप्स को हम बोल देते हैं वो बेसिकली आरएच के बेस पे बोलते हैं। आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव बोल दो, नहीं है तो नेगेटिव बोल दो। अब बेटा एक स्पेशल केस आ जाता है, वो केस आप समझिए। सपोज फादर आरएच पॉजिटिव है बेटा, मदर आरएच नेगेटिव है। ठीक है, और यहां से जो बच्चा बना फीटस, पहला वाला बच्चा जो है दैट इज आरएच पॉजिटिव। ठीक है, अब मदर है, मदर की वॉर्म में बेटा फीटस है, फीटस आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, मदर खुद आरएच नेगेटिव है। अब देखिए बेटा जब ये फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए, जब ये फीमेल डिलीवरी करेगी, ठीक है, पार्चुरेशन जिस चीज को हम बोल देते हैं, तब ये होगा फीटल ब्लड, ठीक है, और मैटरनल ब्लड मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड मिक्स हो रहा है तो मां के ब्लड में आरएच पॉजिटिव ब्लड भी जाएगा। आरएच पॉजिटिव का मतलब वो आरबीसीज जाएंगे जिनके ऊपर आरएच एंटीजन है। ठीक है, अब मां की बॉडी में आरएच एंटीजन चला गया। ठीक है, इस एंटीजन को जो मदर की बॉडी है वो रिकॉग्नाइज कर देती है, और ये फॉरिन होता है क्योंकि मदर की बॉडी में अपना प्रेजेंट नहीं था, ये फॉरिन रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसके अगेंस्ट बेटा एंटीबॉडीज बना देती है। मदर की बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। ठीक है, लेकिन पहला बच्चा डिलीवर हो गया है। ठीक है, डिलीवरी के वक्त बेटा आरबीसी ये ब्लड का मिक्स हुआ था, मदर्स ब्लड एंड फीटल ब्लड मिक्स हुआ था, तब जाके आरबीसी उसके अंदर गए थे और वहां पे एंटीबॉडीज बनी। अब सपोज बेटा सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, वहां पे जो फीटस है वो अगेन बेटा आरएच पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, जब ये आरएच पॉजिटिव होगा, मदर की बॉडी में ऑलरेडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है, ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी और फीटस के जो आरबीसीज होंगे उनके ऊपर जो आरएच एंटीजन है उनके साथ रिएक्ट करेंगी और फीटस के आरबीसीज को ब्रेक करेंगी, जिस चीज को हम हीमोलिसिस बोलेंगे। और ये कंडीशन जो है इट इज नोन एज हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है बेटा, पहली प्रेगनेंसी तो सरवाइव हो गई, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी सरवाइव नहीं होगी क्योंकि हीमोलिसिस हो जाएगी आरबीसीज की और फीटस सरवाइव नहीं कर पाता। ठीक है, पहली प्रेगनेंसी सरवाइव हो जाती है, दूसरी प्रेगनेंसी सरवाइव नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे ये आरएच एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाती हैं क्या? यस, दे डू क्रॉस एंड दीज आर बेसिकली आईजीजी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। याद रखिएगा, यहां पे एक बात समझिए बेटा, एंटीबॉडीज की 5 क्लासेस होती हैं। वी हैव आईजीए, आईजीई, आईजीडी, आईजीएम एंड आईजीजी टाइप। ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है बेटा बॉडी में। ओनली आईजीजी इज एबल टू क्रॉस प्लेसेंटा, बाकी कोई एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। और आरएच एंटीबॉडीज जो होती हैं बेटा ये आईजीजी टाइप होती हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस की बॉडी में एंटर हो जाती हैं और वहां पे बेटा हीमोलिसिस करवा देती हैं और फीटस की बेटा डेथ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये जो फीटस होगा अगर ये सरवाइव कर पाए, रियरली कभी सरवाइव कर देता है, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। हमें पता है आरबीसीज ब्रेक हो रहे हैं,
हेमोलिसिस हो रही है। जब आरबीसीज ब्रेक होंगे हीमोग्लोबिन ब्रेक रिलीज होगा, हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन बनाएगा एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। हीम से बेटा बिलीरुबिन बनेगा। अब आरबीसी ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं, बिलीरुबिन ज्यादा बन रहा है, इस कंडीशन को बेटा हम जॉन्डिस बोलेंगे। तो इस न्यूबारन में बेटा जॉन्डिस हो जाती है, ठीक है। और जो ये बिलीरुबिन होता है बेटा, ये इस बच्चे के, इस फीटस के नर्वस सिस्टम में चला जाता है, ठीक है। वहां पे बेटा प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। उस कंडीशन को बेटा कर्न इक्ट्रस बोल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली बेटा एक और चीज ये है, आरबीसी का नंबर कम जब हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी ब्रेक हो रहे हैं, नंबर कम हो रहा है, इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलेंगे। इस बंदे में जॉन्डिस, इस बच्चे में जॉन्डिस होगी, इस बच्चे में कर्न इक्ट्रस होगा, मेंटली वीक होगा, मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी और इस बच्चे में एनीमिया होगा। और इन कंडीशंस की वजह से बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ एनीमिया, ठीक है बेटा। तो ये इस डिजीज में कुछ मैनिफेस्टेशंस आ जाएंगी, जॉन्डिस आ जाएगा, कर्न इक्ट्रस आ जाएगा, एनीमिया आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली फीटस बेटा, उस फीटस की डेथ हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो बेटा आप याद रखिएगा, हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है, ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट है बेटा, सॉरी, ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि इट कैन रिसीव फ्रॉम ऑल अदर ब्लड ग्रुप्स। यूनिवर्सल डोनर है बेटा ओ ब्लड ग्रुप, इट कैन डोनेट टू एनी वन, ठीक है। सिमिलरली बेटा RH पॉजिटिव RH नेगेटिव जो होता है, जो कंडीशन है बेटा हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, और इसको हम RH इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं। वो पापा पॉजिटिव होता है, मम्मा नेगेटिव होती है, पहली प्रेगनेंसी सर्वाइव कर जाती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि आरबीसी जो है फीटल ब्लड से नॉर्मली मैटरनल ब्लड में नहीं जाते, ये डिलीवरी के वक्त मिक्स हो जाते हैं, तब तक मिक्स नहीं हुए होते, तो ठीक है बेटा। दूसरी बात ये है, जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है तब मदर्स बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी होती हैं, ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती हैं और RH एंटीजन जो फीटस के आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होता है उनके साथ रिएक्ट करती हैं और उन आरबीसीज को बेटा हेमोलाइज कर देंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ये कंडीशन एक्सप्लेन हो जाती है, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है बेटा। तो अब हम बेटा ब्लड ग्रुपिंग आई थिंक इज ओवर, ठीक है, थैंक यू। तो बेटा इस टॉपिक में हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। बेटा ब्लड वेसल इज बेसिकली अ चैनल थ्रू विच ब्लड फ्लोज, ठीक है, एक ऐसी चैनल जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, उस टाइप की चैनल को बेटा हम ब्लड वेसल बोल देते हैं, ठीक है। और बेटा जो ये ब्लड वेसल्स की स्टडी होती है, इट इज नोन एज एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियो टर्म ब्लड वेसल के लिए यूज की जाती है, लाइक एंजियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, एंजियो मतलब वेसल, वेसल की फॉर्मेशन। सिमिलरली एंजियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। बेटा ये ब्लड वेसल्स आर बेसिकली चैनल्स। अब मैं आपको थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम का ओवरव्यू दिखाता हूं। ये बेटा आप मान ले हार्ट, ठीक है, हार्ट में जो अपर चेंबर्स होते हैं इनको हम बेटा एट्रिया बोलते हैं, और जो लोअर चेंबर्स होते हैं बेटा इनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। राइट साइड से बेटा राइट एट्रियम होगा, राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड से बेटा लेफ्ट एट्रियम होगा। सिमिलरली राइट साइड से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड से बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा जो लेफ्ट साइड होती है या लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, आप ऐसा मान लें कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योर ब्लड, प्योर ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इट इज ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, क्योंकि हमारे ऑर्गेन्स को ऑक्सीजन की जरूरत है और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन भी होता है और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। ये हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इन वेसल्स के थ्रू ब्लड बाहर आएगा और ऑर्गेन्स के पास पहुंचेगा, ये ऑर्गन है, ठीक है। फिर यहां से ऑर्गन के पास से ब्लड वापस जाएगा और एंटर हो जाएगा हार्ट में, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब देखिए हमें यह समझ आ रहा है कि जो वेसल जो वो वाली वेसल जो ब्लड को हार्ट से ऑर्गेन्स की तरफ लेती है, वो उन वेसल्स को बेटा हम आर्टरीज बोलते हैं,
So arteries carry the blood away from heart towards organs. ठीक है, सिमिलरली ये वाली जो वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाते हैं फ्रॉम ऑर्गेन्स टुवर्ड्स हार्ट आर नोन एज वेन्स। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूं। देखिए बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आर्टरी में आ गया, ठीक है, और ये आर्टरी बेटा ब्रांच बना देती है। इन ब्रांच को बेटा हम आर्ट्रियोल्स बोल देते हैं बेटा। ठीक है, आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू स्मॉलर ब्रांच विच आर नोन एज आर्ट्रियोल्स। ये आर्ट्रियोल्स बेटा स्प्लिट होते हैं, आगे बना देते हैं कैपिलरीज। ठीक है, आर्गन के अंदर आर्गन के पास बेटा कैपिलरीज बना देते हैं। ठीक है, कैपिलरीज बेटा वेन्यूल्स बना देते हैं। ये वेन्यूल्स बेटा यूनाइट होके वेन्स बना देते हैं। ठीक है, अब आर्टरीज में बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है, ये आर्ट्रियोल के थ्रू आर्गन के पास पहुंचा। आर्गन में बेटा कैपिलरीज होंगी। ठीक है, कैपिलरीज में से देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन टिश्यूज में चला जाएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज ने मेटाबॉलिज्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये ब्लड में एंटर हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स से बेटा ये टिश्यूज में चले जाएंगे, हार्मोन्स से बेटा टिश्यूज में चले जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है, ये एक्सचेंज होगा। समझ आ रही है बात? तो यहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टिश्यू में चले जाते हैं। कैपिलरीज बेसिकली एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का टुवर्ड्स टिश्यू एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स का इनटू दीस कैपिलरीज। ठीक है, और जो ये वाला ब्लड है, मुझे बोलिए क्या इसमें वेस्ट नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन ज्यादा नजर आ रहा है? इसमें वेस्ट ज्यादा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो इस ब्लड को बेटा हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा वेन्स कलेक्ट करेंगी और चला जाएगा राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये राइट एट्रियम से पहुंचेगा बेटा राइट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मतलब इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब ये यहां से राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी में चला जाता है। इस आर्टरी का नाम है बेटा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये इस ब्लड को लंग्स के पास ले जाती है। लंग्स में इस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जाता है और ये ब्लड यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन वेन्स में आ जाता है और पहुंच जाता है लेफ्ट एट्रियम में, देन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अल्टीमेटली इनटू आर्टरीज एंड सो ऐसे ही सर्कुलेशन चलती रहती है। और जो ये वाली वेसल है इट इज नोन एज पल्मोनरी वेन। ठीक है बेटा, अगेन लेट मी टेल यू बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, आर्टरीज के थ्रू बाहर आ गया। जब बाहर आया आर्ट्रियोल्स के थ्रू ऑर्गेन्स के पास पहुंचा। ऑर्गेन्स में बेटा ऑक्सीजन ऑर्गेन्स ने अब्सॉर्ब कर दिया, डिफ्यूज हो गया, न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स में चला गया। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वेन्यूल्स में आ जाएगा, ये वेन्यूल्स के थ्रू वेन्स में चला जाएगा, वेन्स के थ्रू बेटा राइट एट्रियम में चला जाएगा, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से बेटा इसको पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर देती है लंग्स के पास। लंग्स में बेटा एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन एंटर हो जाएगा, ब्लड अगेन प्योर बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। इन कैपिलरीज के बाद बेटा वेन्स बन जाती हैं, पल्मोनरी वेन्स आ जाती हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा लेफ्ट एट्रियम में ले लेती हैं, देन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सर्कुलेशन ऐसे बेटा चलती रहती है। ये बेटा सिस्टमिक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सर्कुलेशन का, हम पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, अब देखिए बेटा आर्टरीज का मतलब क्या होगा। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। A stands for artery and A stands for away from heart. ठीक है, away from heart towards organs. ठीक है, अब मुझे बोलिए आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको नजर आ रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको नजर आ रहा है? आर्टरीज में बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी को देखिए, क्या इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? बेटा यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और एक और आर्टरी है बेटा फीटल लाइफ में होती है, दैट इज अम्बिलिकल आर्टरी। इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी।
ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है। जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एक प्रेशर के साथ बाहर आ जाता है। तो इन वेसल्स में ब्लड का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर वाला फ्लो होता है। ठीक है बेटा, जब हाई प्रेशर होगा, जब ब्लड यहां पे हाई प्रेशर से बाहर आएगा, ये इन वाल्व्स पे भी फोर्स डाल देगा, एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जब वाल्व्स पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वाल्व्स के ब्रेक होने का खतरा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वाल बनाई होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो थिक होती है, वो पावरफुल होती है, ताकि जो हार्ट की कंट्रैक्शन की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ था वेसल पे वो बियर कर पाए। तो यहां पे बेटा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वाल्व्स होती है। ठीक है, और हमें पता है आर्टरीज ब्रेक हो जाएंगी तो छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स बना देते हैं। आर्ट्रियोल्स का डायामीटर या रेडियस हम बोल ले आर्टरीज के कंपैरिजन में कम होता है। अब अगर आपसे बोला जाए ब्लड यहां पे अच्छे से फ्लो करेगा कि यहां पे, जहां पे डायमीटर ज्यादा ब्लड अच्छे से फ्लो करेगा, जहां पे जगह कम ब्लड का जो फ्लो होगा उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाएगी, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे बेटा रेजिस्टेंस होती है, यहां पे रिलेटिवली रेजिस्टेंस कम होगी, इसलिए आर्ट्रियोल्स को बेटा हम रेजिस्टेंस वेसल्स भी बोलते हैं। समझ आ गई बात। दूसरी बात यह है कि आर्टरीज के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये डायलेट भी हो सकता है बहुत अच्छा खासा, और ये कंस्ट्रिक्ट भी हो सकता है अच्छा खासा। देखिए सपोज इस आर्गन में बेटा ब्लड ज्यादा जरूरत है, ये आर्ट्रियोल डायलेट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहां पे आ जाएगा। सपोज इस आर्गन में ब्लड कम जरूरत है, नॉर्मली ज्यादा ब्लड आ रहा है, सपोज किसी कंडीशन की वजह से ये आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कम ब्लड चला जाएगा। तो आर्ट्रियोल्स कंस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, डायलेट भी हो सकते हैं, एंड दे आर नोन एज रेजिस्टेंस वेसल्स। ठीक है, उसके बाद बेटा हम कैपिलरीज की बात करेंगे। कैपिलरीज वो वाली वेसल्स होंगी जहां पे एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल्स का, लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो हमने अभी बात करी। ठीक है, अब देखिए बेटा एक्सचेंज करने के लिए एक चीज ऐसे मान ले, ये एक वेसल मान लो, ठीक है, यहां पे दूसरी वेसल वाल मान लो। बेटा मुझे बोलो सबस्टेंसेस यहां से अच्छे से पास हो पाएंगे कि यहां पे? जहां पे वेसल वाल थिन होगी वहां पे सबस्टेंसेस अच्छे से पास हो पाते हैं, एक्सचेंज अच्छे से हो पाता है। कैपिलरीज की जो वेसल वाल होती है ये थिन होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा वेन्यूल्स आ जाते हैं। वेन्यूल्स यूनाइट होके वेन्स बनाते हैं। वेन्स का काम क्या होता है? दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। अब मुझे बोलिए क्या यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नजर आ रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेकिन जरा यहां पे आप ध्यान रखिए पल्मोनरी वेन पे, क्या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है कि डीऑक्सीजनेटेड? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलिकल वेन। ठीक है बेटा, सिमिलरली यहां पे ब्लड का जो फ्लो होता है वो एज कंपेयर टू आर्टरीज वो लो प्रेशर वाला फ्लो होता है। ठीक है, यहां पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर फ्लो। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। तो हम अगर वेसल्स की बात करें तो हमारे पास आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज ब्रांच बना देती हैं जिनको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। फिर बाद में कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स आ जाते हैं, वो यूनाइट होकर वेन्स बना देते हैं, वेन्स ब्लड को हार्ट के पास ले जाते हैं और ऐसे सर्कुलेशन होती रहती है। अगर आपको बोले कैपिलरीज आर्टीरियल कंपोनेंट को वेन्यूलर कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करता है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज बेसिकली कैपिलरीज। ये बेटा आर्टरीज वाली साइड मान लो, ये वेन्स वाली साइड मान लो, बीच वाला जो पार्ट है दिस इज कैपिलरीज। हम बोल सकते हैं कैपिलरीज इस पार्ट और इस पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, इट इज कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इस वेसल की थोड़ी सी हिस्टोलॉजी की, टिश्यू की, कि वेसल बेसिकली होती कैसे है। ये बेसिकली सपोज एक वेसल है बेटा, ये एक वेसल है, इस वेसल को हम यहां से कट कर देंगे।
ऐसे कट कर दिया। अब आपको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया ऐसे और आपको दिखा रहे हैं ऐसे। जब हम ऐसे देखेंगे तो वेसल वॉल में बेटा हमें 3 लेयर्स नजर आ जाती हैं। एक ये सबसे बाहर वाली लेयर है बेटा, उसके बाद दूसरी वाली लेयर है बेटा, उसके बाद ये अंदर वाली लेयर है और बीच में ल्यूमन है, स्पेस है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है बेटा। बेटा जो मिडल वाली लेयर है इट इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया। बेटा जो इनर वाली लेयर है इट इज नोन एज ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा, ठीक है बेटा। तो वेसल की 3 वाल्स होती हैं। आउटर इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, देन वी हैव ट्यूनिका मीडिया एंड देन वी हैव ट्यूनिका इंटीमा। जो ये आउटर वाल जो होती है ये बेसिकली बेटा कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। जो ट्यूनिका मीडिया है बेटा इसमें मसल होता है और हमें पता है वेसल में स्मूथ मसल होता है। कौन सा मसल होता है भाई? स्मूथ मसल, यू नो, इनवॉलंटरी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वेसल में बेटा स्मूथ मसल होता है, ठीक है। उसके बाद जो इंटीमा है, ठीक है, ये बेसिकली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये वेसल है, इनर लेयर में स्क्वेमस सेल्स होते हैं, फ्लैट, ठीक है, ठीक है। इनका न्यूक्लियस पेरिफेरी पे होता है लाइक दिस, थिन होते हैं बेटा, ठीक है। सिंगल लेयर होते हैं तो सिंपल, फ्लैट सेल्स होते हैं तो स्क्वेमस एपिथेलियम। ये बेसिकली इस लेयर को बेटा हम ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेसल में 3 लेयर्स होती हैं, एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटीमा और एंडोथेलियम। जो कैपिलरीज है बेटा, कैपिलरीज थिन होती हैं, उसमें एक्सटर्ना भी एब्सेंट होता है, मीडिया भी एब्सेंट होता है, एक ही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है व्हिच फेवर्स डिफ्यूजन इजीली, ठीक है। तो इंटीमा और एक्सटर्ना, मीडिया एंड एक्सटर्ना कैपिलरीज में एब्सेंट होते हैं बेटा। समझ आ गई बात? सिमिलरली बेटा अगर आर्टरीज देखेंगे, आर्टरीज के मीडिया में मसल कंपोनेंट ज्यादा होता है, मसल कंपोनेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। सो ट्यूनिका मीडिया इन आर्टरीज इज थिक एज कंपेयर टू वेन्स, ठीक है। लेकिन ट्यूनिका एक्सटर्ना इन वेन्स इज थिक एज कंपेयर टू आर्टरीज। लिसन अगेन, ये बेटा ट्यूनिका इंटीमा है, इसमें मसल है, ठीक है। अब आर्टरीज में भी ट्यूनिका इंटीमा होगा, वेन्स में भी बेटा ट्यूनिका इंटीमा होगा, ठीक है। आर्टरीज का ट्यूनिका इंटीमा थिक होता है क्योंकि इसमें मसल ज्यादा होगा, वेन्स का थिन होता है क्योंकि मसल कंपोनेंट कम होता है, ठीक है। अब अगर एक्सटर्ना की बात करोगे बेटा, एक्सटर्ना आर्टरीज का थिक होता है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा है, लेकिन वेन्स का थिक होता है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा है, लेकिन आर्टरीज का थिन होता है रिलेटिवली, ठीक है बेटा। सो बेटा दिस फिनिशेस ब्लड वेसल्स। थैंक यू।